हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं। चलिए इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे AS26 जैसा कि आपको दिख रहा है। अभी तक हम रिवीजन चार्ट रिवीजन के कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर चुके हैं। ग्रुप 1 के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया था। अब हम ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें से मुझे याद आ रहा है कि हमने AS7 को, AS9 को, AS14 को, राइट, हमने AS17 को, हमने ये 4 AS रिवाइज किए हैं। AS14 मतलब अमेलगमेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब हम ये रिवीजन आगे बढ़ा रहे हैं और हम रिवीजन करेंगे इस वीडियो में AS26 इंटेंजिबल एसेट्स का। मुझे अच्छे से पता है कि आप सभी लोग यही चाह रहे हैं, बहुत ही जल्दी से जल्दी मैं आप सबको बाकी सारे चार्ट रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड कर दूं यूट्यूब पर। मुझे कई सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर प्लीज सारे के सारे चार्ट रिवीजन वीडियोस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करिए। इन द मीनवाइल हुआ ये कि मैं जानता हूं कि पिछले लगभग 6 से 7 दिन से मैंने रिवीजन वीडियो कोई अपलोड किया नहीं है, क्योंकि मैं पहले भोपाल में था। नाउ आई हैव बीन शिफ्टेड टू पुणे अगेन। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, वापस से मैं शिफ्ट हो गया पुणे। अब मैं एक्चुअली जब पुणे वगैरह शिफ्ट हुआ तो थोड़ा सा सेटिंग्स वगैरह करनी थी, स्टूडियो फिर से बनाना था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। चलिए अब मेरा रेगुलर वीडियो आपको मिलता जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं AS26 इंटेंजिबल असेट्स। गाइस, AS26 इंटेंजिबल असेट्स से एक चीज याद आती है। यस, वेट अ मिनट। ओके, AS26 इंटेंजिबल असेट से ये चीज याद आती है कि AS10 करके जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो ग्रुप 1 में अपने एप्लीकेबल होता है, पर उसी से रिलेटेड जो दूसरा स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल असेट, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो टेंजिबल असेट के ऊपर है। तो इंटेंजिबल असेट का जो स्टैंडर्ड है वो ग्रुप 2 में एप्लीकेबल है। चलिए उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं कि क्या क्या AS26 में हमें पढ़ने वाली चीजें हैं। 7 कंडीशंस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। बच्चों देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल आइटम को इंटेंजिबल असेट मानने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। कोई भी इंटेंजिबल आपका इंटेंजिबल असेट तब होता है जब उसमें कुछ 7 कंडीशंस फुलफिल हो। पहला आइडेंटिफाइबल, दूसरा नो फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफाइबल मतलब उसकी सेपरेट पहचान हो। मतलब यूं मान लो कि एक अलग आइडेंटिटी। आइडेंटिफाइबल मतलब अलग आइडेंटिटी। जैसे मैं आपको बोलूं कि जय चावला की आइडेंटिटी क्या है, उसके लिए जय चावला को एक आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, तभी वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है। तो जय चावला अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या दिखाएगा? कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा। वैसे ही कोई ना कोई असेट, किसी भी इंटेंजिबल को आप इंटेंजिबल असेट तभी बोलोगे जब वो आइडेंटिफाइबल हो। आइडेंटिफाइबल मतलब उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसकी एक सेपरेट पहचान है। वो पहचान किसी भी हो सकती है। मे बी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मुझे एक टेलीकॉम लाइसेंस मिला गवर्नमेंट से ऑपरेट करने का एमपी में 25 साल के लिए। तो ये जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक आइडेंटिफाइबल चीज है। मतलब ये एक अलग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ये एक अलग असेट क्रिएट हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है। दूसरा नो फिजिकल सब्सटेंस, आप सब जानते हैं कि जिसको हम फिजिकली छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तीसरा नॉन मॉनिटरी। इंटेंजिबल असेट हमेशा नॉन मॉनिटरी होनी चाहिए। नॉन मॉनिटरी मतलब ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का जो डेफिनेशन है वो AS11 में भी कवर होता है। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का डेफिनेशन, नॉन मॉनिटरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मनी टर्म्स में जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब जैसे डेटर्स होते हैं, कैश होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये सब मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। मॉनिटरी आइटम्स मतलब जिसके लिए मुझे पता है कि मुझे फिक्स कैश मिलेगा या फिक्स कैश पे करना पड़ेगा। पर नॉन आइडेंटिफाइबल मतलब नॉन मॉनिटरी मतलब जहां पर फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे बिल्डिंग हो गया, पर बिल्डिंग तो हम इंटेंजिबल बोल नहीं सकते। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, तो सॉफ्टवेयर की क्या हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगी? क्या नहीं, सॉफ्टवेयर की वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं रहने वाली, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, वॉटएवर। तीसरा, इंटरप्राइज कैन कंट्रोल, जो अपनी असेट दिखा रहा है उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। ये जो कंट्रोल वाला जो पॉइंट है, ये सेम आपका PPE AS10 में भी हुआ करता था।
तो इंटरप्राइज कैन कंट्रोल मतलब सीधी बात है ओनरशिप होनी चाहिए हमारी, हमारा कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, तभी तो हम उसको अपना एसेट बोल पाएंगे। तीसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। हेल्ड फॉर यूज, हम उसको बेचने के लिए नहीं रखे हैं अपने पास, हम उसको यूज करेंगे अपने बिजनेस में, हेल्ड फॉर यूज। और लास्ट कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जिसकी हम कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो कुल मिला के देयर आर 7 कंडीशंस जिससे आप इंटेंजिबल को इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हो। पहला आइडेंटिफाइबल, दूसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब नो फिजिकल सब्सटेंस, तीसरा नॉन मॉनिटरिंग, चौथा कंट्रोल, पांचवा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद सिक्स्थ कौन सा है, हेल्ड फॉर यूज, और 7th कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो ये था अपनी 7 कंडीशंस जो आपको याद रखनी है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है। चलिए ये था फर्स्ट नंबर पॉइंट। अब आते हैं अपन एक सेकंड नंबर पॉइंट पे, वेट मिनट। सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई? इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होना जरूरी है। पहला FEB, ये FEB क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये होता क्या है? यहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब ये कि आप अगर किसी इंटेंजिबल एसेट को यूज कर रहे हो तो आप जानते हो कि फ्यूचर में उसको यूज करने से आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है या आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट सेविंग या कॉस्ट कटिंग या फिर सेविंग इन टैक्सेशन। आप किसी एसेट को यूज कर रहे हो, आप जानते हो उसको यूज करने से मुझे रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरा सेल बढ़ेगा, मेरा ग्रॉस असेट्स बढ़ेगा या मेरा कॉस्ट कटिंग होगा। दिस कैन बी योर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का एक्सपेक्टेशन होना जरूरी है। किसी भी इंटेंजिबल को इंटेंजिबल एसेट बोलने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो मेरा इंटेंजिबल एसेट नहीं है, वो मेरा एसेट ही नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाइबल जिसकी हम बात कर रहे थे, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम गुडविल। पहली बात तो आइडेंटिफाइबिलिटी को जब भी आपको देखना हो तो आपको ये देखना है कि भाई ऐसा नहीं कि वो गुडविल है, गुडविल को आप अलग, अगर आप गुडविल की बात कर रहे हैं तो गुडविल भी एक अलग होनी चाहिए। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल पहली बात तो उसकी कॉस्ट को आप मेजर नहीं कर सकते, दूसरा आपके वो बिजनेस से अलग नहीं है, वो आपके बिजनेस का ही है, ठीक है ना, उसकी अलग से पहचान नहीं है। आपका बिजनेस नहीं तो आपकी गुडविल नहीं। वैसे ही हम परचेज्ड गुडविल को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज्ड गुडविल किसी और के बिजनेस की होती है और हमारे बिजनेस से उसका कोई नाता नहीं है। तो बेसिकली हमारा बिजनेस एक अलग है और हमने किसी दूसरे बिजनेस को खरीदा तो हमने उसको एक्स्ट्रा पे किया होगा, तो गुडविल के पे किया होगा, तो गुडविल वो सेपरेट है फ्रॉम हमारा बिजनेस से, ठीक है। कैन बी सोल्ड और रेंटेड एक्सचेंज इंडिपेंडेंटली। आइडेंटिफाइबल मतलब यहां पर यह भी होता है कि सेपरेट पहचान। क्या आप उसको सेपरेटली सेल कर सकते हैं? क्या आप उसको सेपरेटली रेंट पे दे सकते हैं? मतलब ऐसी कोई भी चीज को आइडेंटिफाइबल तभी बोलोगे जब वो सेपरेटली सेल की जा सके, सेपरेटली रेंट पे दी जा सके, सेपरेटली आप उसको ट्रांसफर किया कर सके, उसको आप सेपरेटली एक्सचेंज कर सके, जो किसी दूसरी एसेट से जुड़ी हुई ना हो। मतलब आप उसको सेपरेटली आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। कैन अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आइडेंटिफाइबिलिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट से भी अराइज हो सकती है। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो सकती है मींस बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम लाइसेंस दिया, तो टेलीकॉम लाइसेंस मेरी कंपनी को मिला, मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मैं ऑपरेट कर सकता हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट को भी आइडेंटिफाइबल बोला जा सकता है, ये एक सेपरेट है। तो यहां पर आइडेंटिफाइबल को बताया गया कि आइडेंटिफाइबल मतलब क्या। तीसरा कंट्रोल। ये कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल मतलब बेसिकली ओनरशिप से, या तो लीगल ओनरशिप या तो डीम्ड ओनरशिप। लीगल ओनरशिप मतलब मैं इसका लीगल मालिक हूं, मैं उसको बेच सकता हूं, तोड़ सकता हूं, डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, रेंट पे दे सकता हूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं उसका लीगल मालिक हूं और मैं जानता हूं कि मुझे उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे रिकवर करने हैं।
या फिर डीम्ड ओनर, कि मतलब मेरे पास सारे राइट्स हैं, ऑल्दो मैं लीगल ओनर तो नहीं हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स में ओनर तो नहीं हूं, पर मेरे पास सारे राइट्स हैं, मैक्सिमम राइट्स मुझे दिए गए, डोनेशन के थ्रू दिए गए, गिफ्ट के थ्रू दिए गए, व्हाटएवर, या वो मैंने खरीदे हैं राइट्स, तो जिससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करने का पावर है और किसी और के पास नहीं है। मतलब वो कंट्रोल मतलब ये कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मोबाइल पे मेरा कंट्रोल है, मतलब इस मोबाइल से जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सिर्फ मुझे मिलेंगे, ये मेरे पास पावर है, मैं किसी और को नहीं देने दूंगा। रेस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम यूज ऑफ असेट, मैं दूसरों को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि तुम यूज नहीं कर पाओगे इस असेट को सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं। ऑब्वियसली ये सब कब हो सकता है, जब मेरे पास ओनरशिप हो। तो कंट्रोल का मतलब यहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, ओनरशिप होता है। याद रखिएगा जय चावला आपको उस लेवल तक पढ़ा रहा है जो लेवल आपको सीए फाइनल में काम आएगा, ये याद रखिएगा पॉइंट। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज मतलब जो बहुत सारे ऐसे आपके जूनियर सीनियर्स बच्चे हैं जो आज सीए फाइनल में हैं और आज वो मुझसे पढ़ रहे हैं और वो जानते हैं कि यार ये चीज अब रियलाइज हो रही है उनको कि हाँ यार जय सर से हमने जब इंटर में पढ़ा था तो उन्होंने कितना डीप में पढ़ाया था, तो इसलिए हमें फाइनल में काम आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन मॉनिटरी को मैं बता चुका हूं, फिर भी नो फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट, ऐसी कोई भी एसेट जिसका फिक्स अमाउंट ना हो, डिटर्मिनेबल अमाउंट ना हो, वैल्यू कैन फ्लक्चुएटिंग। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एक सेकेंड, यस, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का रिकॉग्निशन और मेजरमेंट कैसे होगा? किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब इंटेंजिबल को इंटेंजिबल एसेट मानने के लिए अपन ने देखा 7 कंडीशंस है। अब उसको रिकॉर्ड कब किया जाएगा, रिकॉग्निशन, उसको रिकॉर्ड कब करेंगे, इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबल टू एक्सपेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हम तो ये पढ़ चुके हैं, ये तो उन 7 कंडीशंस में। तो टेक्निकली वो जो 7 कंडीशंस थी उसमें जो 7th वाली कंडीशन है और जो उसमें 5th वाली कंडीशन है वो वही है। किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड तब करोगे जब आप उस एसेट से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि फ्यूचर में वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, और दूसरा आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो। मेजर कैसे करोगे? इंटेंजिबल एसेट को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किस पे करोगे? कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट। आई बात समझ में? आइए इसी पे आगे पढ़ते हैं। हाउ टू मेजर द कॉस्ट, इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है मतलब डिपेंड करता है कि आपने इंटेंजिबल एसेट को परचेज किया है या फिर आपने इंटेंजिबल एसेट को इंटरनली जनरेट किया है। सर इंटरनली जनरेटेड मतलब गुडविल, सर उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल सर। और ब्रांड, सर उसको भी रिकॉर्ड करते क्या? नहीं। तो सर फिर यहां पर बात क्या हो रही? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैसे? आगे पढ़ेंगे अपन इसको। इंटेंजिबल एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? डिपेंड करता है कि आपने उसको सेपरेटली मार्केट से खरीदा है क्या। अगर आपने सेपरेटली उसको मार्केट से खरीदा है, तो क्या क्या आएगा? तो ऐसे केस में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर रिफंडेबल नहीं है तो, नॉन रिफंडेबल, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में कि नहीं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कौन से? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अलावा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब आप उस असेट को यूज करने से पहले तक के, मतलब क्या बोलते हैं, यूज करने के लायक बनाने के लिए, रेडी टू यूज करने तक के जितने भी खर्चे हैं। प्रोफेशनल फीस आ सकती है इसमें, प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी, फीस। आई बात समझ में? क्लियर? अगर आपने इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर किया है थ्रू एक्सचेंज ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, आपने अपनी कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू किए हैं उसके बदले, तो फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट।
यहाँ टेक्निकली एएस तो ये कहता है कि जो फेयर वैल्यू आपको ठीक बता रही है, जो इंटेंजिबल एसेट आपने लिया है उसका फेयर वैल्यू, या जो आपने सिक्योरिटी इशू की है, शेयर इशू किया, उसका फेयर वैल्यू, जो दोनों में से ज्यादा सही है, ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, एएस ने ये कहा है। ठीक है, अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपको इंटेंजिबल एसेट गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू मिलती है तो फिर क्या होगा, फिर आपका एएस 12 लग जाएगा जो ग्रुप 1 में था। अगर आपको कंसेशनल रेट पे मिला, अगर आपने इंटेंजिबल एसेट को ग्रांट में मिला कंसेशनल रेट, मतलब मान लीजिए 50 लाख की एसेट आपको 20 लाख में मिली, तो आप उसको 20 लाख पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको इंटेंजिबल एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिली तो एएस 12 कहता है कि आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। नॉमिनल वैल्यू कैन बी 1 रुपी, 10 रुपी वगैरह वगैरह। ठीक है, असेट्स एक्सचेंज्ड, अगर आपने इंटेंजिबल एसेट खरीदा उसके बदले आपने कोई अपना टेंजिबल एसेट दिया, ठीक है ना, या कोई दूसरा इंटेंजिबल एसेट दिया, आपने पीपीई दिया, व्हाटएवर, उधर तो आपका सिक्योरिटीज था, तो यहां पर भी वही फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। अगेन बोल रहा हूं, यहां पर आपको एएस तो ये कहता है कि दोनों में से जो फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट हो, पर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको एसेट गिवन अप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। किसको? एसेट गिवन अप को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ये बात याद रखिएगा, आपको एसेट गिवन अप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अक्वायर्ड इन एन अमलगमेशन, अब ऐसा भी होता है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, दूसरी कंपनी का बिजनेस ले लिया, उस दूसरी कंपनी के जब बिजनेस को लिया तो उसके बिजनेस में सामने वाली कंपनी के बिजनेस में भी तो कोई इंटेंजिबल एसेट हो सकती है एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्टिंग इंटेंजिबल एसेट होगी तो वो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो आइडेंटिफाइबल होगी। मान लीजिए मैंने आपकी कंपनी को टेक ओवर किया, आपकी कंपनी में ऑलरेडी कॉपीराइट्स पड़े, कुछ ट्रेडमार्क्स रखे हुए, मैं जब उनको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, अगर वो आइडेंटिफाइबल है, मतलब सेपरेट पहचान है, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वो फिर गुडविल होनी चाहिए, परचेज गुडविल। जैसे मैंने आपको पे किया 500 करोड़, आपके बिजनेस से मुझे मिला नेट एसेट्स 480 करोड़ का, तो 20 करोड़ मैंने आपको ज्यादा पे किया, दैट विल बी गुडविल। तो डिपेंड करता है, इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल्ड, परचेज मेथड एट फेयर वैल्यू, मर्जर मेथड एट बुक वैल्यू। हाँ, ये भी है कि जो इंटेंजिबल एसेट को मैंने टेक ओवर किया है, अगर परचेज मेथड मैंने अप्लाई किया है तो उसको मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, अगर मर्जर मेथड है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, तो मैं उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नॉट फुलफिल्ड, मतलब वो आइडेंटिफाइबल है ही नहीं। नॉट आइडेंटिफाइबल मतलब मींस नॉट identifiable, means not identifiable, purchase method included in the goodwill, वो फिर गुडविल का पार्ट बन जाएगी, उसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, जिसमें गुडविल आती है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, गुडविल के अलावा ब्रांड भी आता है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है ना, आपकी कस्टमर इमेज है या कुछ है, और ये सब आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या होगा? एएस कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो खर्चे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी किसी भी नई टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करने के लिए, कोई न्यू नॉलेज को, ऐसी कोई चीज जो अभी तक फाइंड आउट नहीं की गई है, जिससे फ्यूचर में अगर वो आ गई तो जिससे फ्यूचर में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं पब्लिक एट लार्ज में, तो उधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है कि रिसर्च के एक्सपेंसेस होते हैं। वंस द रिसर्च एक्सपेंसेस आर डन, ये देखा जाता है कि रिसर्च सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, अगर सक्सेसफुल हुआ तो आगे का डेवलपमेंट स्टेज आगे आता है। रिसर्च फेज के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा P&L में जाते हैं, वो आप कभी भी इंटेंजिबल एसेट बुक नहीं करोगे, रिसर्च एक्सपेंसेस को आप कभी भी बुक नहीं करोगे किसमें? एज एन एसेट, रिसर्च के खर्चे। क्यों? क्योंकि रिसर्च टाइम पर आपको ये नहीं पता कि आपका रिसर्च फेलियर होने वाला है कि सक्सेसफुल होने वाला है। बट वंस द रिसर्च इज सक्सेसफुल, द डेवलपमेंट फेज विल बी कमिंग। अब डेवलपमेंट फेज जब होगा तो क्या हम उसको एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं? डेवलपमेंट फेज जहां से शुरू हो रहा है वहां से क्या जितने भी एक्सपेंडिचर हैं हम क्या उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं?
डेवलपमेंट फेज के जो एक्सपेंडिचर है क्या हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन असेट? हाँ कर सकते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू असेट इफ 6 कंडीशंस आर मेट। अब ये टेक्निकली जो ये 6 कंडीशंस हैं, ये 6 कंडीशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये रटनी पड़ेगी। अगर इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कब हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है एज एन असेट। अगर ये 6 कंडीशन फुलफिल होती है तो आप उसको असेट मानोगे, अदरवाइज आप असेट नहीं मानोगे। ये 6 कंडीशंस क्या है? टेक्निकल फीजिबिलिटी, आपको ये चेक करना है कि क्या डेवलपमेंट मेरा कंप्लीट होगा, उसकी टेक्निकल मतलब डेवलपमेंट के कंप्लीशन का टेक्निकली फीजिबल है कि नहीं। मेरा डेवलपमेंट करना और उसका कंप्लीट होना क्या ये टेक्निकली फीजिबल है? क्या लगता है कि टेक्निकली वो जितनी भी टेक्निकलिटीज है वो क्या उनसे पार कर जाएगा? जितनी भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की क्या ये कंप्लीट हो जाएंगी? कंपनी का इंटेंशन इस डेवलपमेंट को कंप्लीट करने का है भी कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इंटरनली 2 गुट बने हुए हैं, एक व्यक्ति मतलब एक ग्रुप चाह रहा है कि इसका डेवलपमेंट हो, दूसरा ग्रुप चाह रहा है डेवलपमेंट ना हो, तो ऐसा लगता है यार पता नहीं इसका डेवलपमेंट होगा भी कि नहीं होगा। एबिलिटी टू सेल और यूज, चलो आपने डेवलपमेंट कर भी लिया कंप्लीट, डेवलपमेंट करने के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट निकलेगा, असेट निकलेगा, क्या आप उसको यूज कर पाओगे? क्या आप उसको सेल कर पाओगे? क्या मार्केटेबल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपकी एबिलिटी है कि नहीं? ठीक है ना। जनरेशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर आप उसको मार्केट में सेल कर पाओगे या फिर उसको आप यूज कर पाओगे इंटरनली, जिससे आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो आप ये बताइए कि आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे जनरेट करोगे? हाउ यू विल जनरेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? उसके कुछ डेमो वगैरह तो दो, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दो। एडिक्वेट रिसोर्सेस, क्या आपको डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं अच्छे खासे? ऐसा तो नहीं कि फंड्स ही नहीं है। और लास्ट, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, क्या आप कॉस्ट जो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो कि नहीं? ये लास्ट वाला एक तरीके से फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली वाला पॉइंट। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो खर्चे कैश में ही करोगे ना, बैंक से कैश में ही करोगे ना, तो आप क्यों नहीं रिलायबली मेजर कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आइए अपन अगले पेज पे आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट हो गया, ये मतलब हमने देख लिया कि हाउ टू मेजर द कॉस्ट, कॉस्ट वाला मेजरमेंट हो गया। चलो इंटेंजिबल एसेट को हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, हो गया ना रिकॉर्ड। अब क्या करें? ईयर एंड होगा, उसको अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी पीपीई को डेप्रिसिएशन लगाते हो तो वैसे ही इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अमोर्टाइज मतलब एक्सपेंस ट्रीट करना, इंटेंजिबल एसेट को थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना। उसके लिए आपको ये 4 बातें याद रखनी है। अमोर्टाइजेशन का मेथड, अमोर्टाइजेशन का पीरियड, अमोर्टाइजेशन के केस में रेसिडुअल वैल्यू, और रिव्यू ऑफ मेथड एंड पीरियड। सबसे पहले मेथड, आप अमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे? आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट को कैसे अमोर्टाइज करेंगे? जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट में क्या मेथड होता है? एएस कहता है कि सबसे बेहतर है कि आप जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका कोई ना कोई पैटर्न होगा ना, कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, या तो अमाउंट के फॉर्म में, या तो प्रोडक्शन के फॉर्म में, या तो किसी रेशियो के फॉर्म में, कि आने वाले 5 साल तक मैं 1:2:3:4 के रेशियो में करूंगा। कोई ना कोई तो पैटर्न होगा, उस पैटर्न के प्रपोर्शन में आप इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को अमोर्टाइज करो। पर अगर वो पैटर्न आपके पास नहीं है, या आप वो पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आपको इतना पता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, पर क्या पैटर्न में होंगे आप जज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे केस में आप एसएलएम लगा लो। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में और आते भी हैं। पीरियड, किसी भी इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करने के लिए मैक्सिमम कितना पीरियड आप लेना चाहिए? द बेस्ट इज कि वो उसका पीरियड आप पहले खुद ही देखिए कि उसकी इंटेंजिबल एसेट की कोई लीगल लाइफ है कि नहीं है। क्या उसकी कोई लीगल लाइफ है? लीगल लाइफ मतलब जैसे मान लीजिए मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे टेलीकॉम लाइसेंस मिला, तो टेलीकॉम लाइसेंस मेरे लिए क्या इंटेंजिबल एसेट है? बिल्कुल, क्योंकि वो उसको पाने के लिए मैंने पे किया होगा सरकार को। तो वो इंटेंजिबल एसेट की लीगल लाइफ कुछ हो सकती है क्या? बिल्कुल, 25 साल मान लीजिए मुझे लाइसेंस 25 इयर्स के लिए मिला, दैट्स इट, बस आप 25 इयर्स में उसको अमोर्टाइज करिए। तो क्या उसकी कोई लीगल लाइफ है क्या आपके पास कोई एविडेंस है क्या कि उसकी कोई लीगल लाइफ है? तो उतना वो पीरियड होगा। पर अगर आपके पास कोई लीगल लाइफ का एविडेंस नहीं है, उसकी कोई लीगल लाइफ ही नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 साल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 साल एस्टिमेट कर सकते हो उसकी लाइफ। 10 साल एग्जैक्ट नहीं बोला, बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं। 10 years, it is not more than 10 years. It can be 8 years, 9 years, 10 years, 7 years, 6 years, whatever. Generally up to 10 years. If more than 10 years, provide proper evidence plus estimate recoverable amount annually and provide
फॉर इम्पेयरमेंट लॉस थ्रू P&L। यहां लिखा गया है कि भाई अगर आप 10 साल से ज्यादा लाइफ मानते हो तो आप उसको ये भी देखोगे कि उसका हर असेट का हर साल के एंड में रिकवरेबल अमाउंट कितना है। अगर आप असेट को बेचते हो तो कितना पैसा मिलेगा, उसका इम्पेयरमेंट वगैरह लगाना पड़ेगा। रेसिडुअल वैल्यू, क्या इंटेंजिबल एसेट की कोई रेसिडुअल वैल्यू हो सकती है? जनरली नहीं। हम हमेशा मान के चलेंगे कि इंटेंजिबल एसेट की रेसिडुअल वैल्यू 0 होगी। हाँ, अगर आपको कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट मिला है पहले से ही कि यार आफ्टर 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स, 25 इयर्स आपसे ये इंटेंजिबल एसेट कोई खरीद लेगा, कितने अमाउंट में खरीदेगा, या कोई एक एस्टिमेट वैल्यू है कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट का, या फिर आपको पता है कि इसका आफ्टर एंड ऑफ यूजफुल लाइफ या जितना आप यूज करोगे उसके बाद आप इसको बेच सकते हो क्योंकि इसका मार्केट रहेगा जो आज भी है, और उस मार्केट के थ्रू आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप उसका रेसिडुअल वैल्यू ले सकते हो। लास्ट, रिव्यू ऑफ मेथड एंड पीरियड। व्हाट इज दिस रिव्यू ऑफ मेथड एंड पीरियड? आपने इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज किया किसी न किसी मेथड के बेस पे। क्या मेथड था? एसएलएम, पर वो तो सेकंड प्रायोरिटी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? फर्स्ट प्रायोरिटी थी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न में किस तरीके से आपको पैटर्न मिले, किस तरीके से आपको बेनिफिट्स का पैटर्न आपने सेट किया है, आपको बेनिफिट्स कैसे कैसे मिलेंगे। तो जो आपने ये डेप्रिसिएशन मेथड मतलब अमोर्टाइजेशन मेथड आपने जो बनाया है, इसको हर साल के एंड में कम से कम साल में एक बार आपको रिव्यू करना है। क्या ये पैटर्न अभी भी वही है? क्या मुझे कुछ चेंजेस करने की तो जरूरत नहीं है? पिछले साल जो मैंने पैटर्न डिसाइड किया था वही पैटर्न है? ऐसा तो नहीं मुझे एसएलएम पे आना चाहिए, या पहले मैंने एसएलएम पे अप्लाई किया था अब तो ऐसा तो नहीं कि मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का एक्सपेक्टेड पैटर्न मिल चुका है। ठीक है ना? ऐसा रिव्यू ऑफ मेथड एंड पीरियड। आपने पिछले साल अज्यूम किया था लाइफ 12 इयर्स, अब एक साल हो चुका तो 11 इयर्स बचना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 11 इयर्स नहीं है, टेक्निकली 8 इयर्स होने चाहिए सिर्फ। तो आपको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर रिव्यू करना है। अगर रिव्यू करके कोई भी चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को आप चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलोगे। क्या बोलोगे? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इसके नीचे आप लिख सकते हो इफ फाउंड any change then treat change in accounting estimate। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग एस्टिमेट जब भी चेंज होता है तब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। क्या इफेक्ट देते हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर इंपॉर्टेंट एरियाज। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या इंटेंजिबल एसेट एक बार रिकॉर्ड करने के बाद वापस से उसके ऊपर कोई खर्चे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसका क्या होगा? आप उन एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज तभी करोगे जब आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपने एक्सपेक्ट किया था, या एग्जिस्टिंग आपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जो कैपेसिटी एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आपको अब मिलेगा क्योंकि आपने उसके ऊपर और खर्चे किए हैं। तो एक्सपेंडिचर करने से अगर आपको लगता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो बढ़ जाएगा तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको पीएनएल में डालोगे। अदरवाइज पीएनएल। फॉलोइंग आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को याद रखना कि इन चारों को हम कभी भी इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे, इनको हम हमेशा पीएनएल में ले जाएंगे। पहला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमेशा पीएनएल में जाएगा। जिस साल खर्चा हुआ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का वो पीएनएल में जाएगा। जनरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन से होते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम के एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके पूरे के पूरे पीएनएल में जाएंगे सेम ईयर्स में। प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब जितने भी होंगे ये सब आपके पीएनएल में जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा AS 26 खत्म। सारे के सारे चार्ट रिविजन्स आपको कब पढ़ने हैं याद रखिएगा, एग्जाम के टाइम पे। ये चार्ट रिविजन्स को आप ऑल्टरनेट ना माने कि चलो यार ठीक है हम पहले कभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम यार यहीं से कवर कर लेंगे, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम रिविजन कर रहे हो, सेकंड टाइम रिविजन कर रहे हो तो आप इन चार्ट के सहारे नहीं बैठ सकते हो। हाँ, आपने टॉपिक पढ़ लिया है, आपको लगता है कि यार एक बस क्विक रिवीजन चाहिए 10-15 मिनट का, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। अदरवाइज एग्जाम डेज पे आपको ये चार्ट रिवीजन तो बहुत आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे अगले चार्ट रिवीजन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।